सो हेलो एवरीवन। क्लास 6 में हम लोगों ने नंबर्स को देखा था और नंबर्स के थ्योरी भी हमने पूरे किए थे। लगभग 55 मिनट का वीडियो है, 50 या 55 मिनट का। मैं लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और बाकी रहा कि क्वेश्चन आंसर, तो जब मैं देख रहा था तो अकबर क्लासेस और वह जो भी बाकी चैनल्स हैं उन्होंने अपलोड भी किया है और काफ़ी लोगों ने अपलोड किया है। तो उसके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और कंसेप्ट एप्लीकेशन। तो फिर अगर मैं भी करने लगूंगा तो फिर आगे भी तो जरूरी है ना पढ़ना, है ना। फिर मैं करूंगा, फिर इसमें फिर समय जाएगा। और तो फिर भी कहीं डाउट हो तो टेलीग्राम से जुड़ जाओ या फिर कहीं भी डिस्कशन में जाओ और क्वेश्चन नंबर लिखो, उसका हम लोग इस फोटो उसको बनाकर फोटो अथी करके हम लोग भेज सकते हैं। या फिर कमेंट सेक्शन में ही बता देना कौन सा क्वेश्चन नंबर प्रॉपर वैसे तो। और ये जो क्वेश्चन बनाया गया है ना नंबर्स का, जो फर्स्ट चैप्टर है, ये तो सेकंड चैप्टर है फैक्टर मल्टीपल्स जो हम लोग शुरू करेंगे, उनका भी वीडियोस का मैं लिंक दे दूंगा कि वो जिन्होंने बनाया है। बाकी ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं बनाए, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि आपका चैप्टर जल्दी 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 पूरा हो। ठीक है, फैक्टर मल्टीपल्स के बाद भी तो पढ़ना है जितने सारे चैप्टर्स हैं। हाँ ऑफकोर्स थोड़ा सा हम लोग और जल्दी करना चाहिए था, बट जो भी है। और वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है क्योंकि इसी में हम थ्योरी भी कराएंगे और क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे। और क्वेश्चन आंसर में VSAT SAT CA जो भी है और जो भी इसका सोल्यूशन होगा उसका PDF मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। बहुत लोग पूछते हैं टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन में जाओ, पहला जो लिंक होगा वो टेलीग्राम का ही आएगा। टारगेट विथ मनीष करके चैनल है, ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, जैसा कि यूट्यूब का भी वही हाल है। जो भी हो उसको ज्वाइन कर लेना और उसका आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं तो कहूँगा कि उसको पूरा देखना। और मुझे नहीं पता कि कितना घंटा तक जाएगा ये क्लास, देखते हैं। मिनिमम मुझे लगता है 2 घंटे तो होगा ही, जो भी हो देखते हैं क्या होता है। 1.5 घंटे तो। तो नंबर्स में हमने क्या क्या देखा था। हिंदू अरेबिक सिस्टम जो था नंबर सिस्टम, उसको हमने देखा। प्रीडिसेसर सक्सेसर को देखा। फिर हमने इंटीजर्स को देखा, नंबर्स लाइन पे एडिशन सब्सट्रैक्शन करना। इंटीजर्स में फिर हमने एडिशन ऑफ इंटीजर्स, सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स को हम लोग देखा। और क्या क्या था हमारा नंबर्स में और क्या क्या इंपॉर्टेंट था, एक बार देख ही लेते हैं ना। एक बार टॉपिक्स को केवल देख लेते हैं, केवल टॉपिक्स को देखेंगे ताकि हमारे मन में रहे कि हमने कहाँ तक जाना और हम कहाँ तक। देखो सारा सिंप्लीफिकेशन में बॉटमस रूल भी तो समझ गए थे ना, उसका हमने एग्जाम्पल भी कराया था, याद है। और सिंपल ब्रैकेट और करली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, ये सब तो किया हुआ था ना। और क्या है डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, नंबर लाइन, देखो सारा किया हुआ है। एग्जाम्पल्स काफ़ी सारे कराए थे, कैसे नंबर्स को कंपैरिजन करना है वो भी कराए थे ना। देखो तो सारा चीज़ किया हुआ है। तो प्लीज़ जाकर नंबर्स को देखना और अपने क्लासमेट्स को भी बताना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ केवल NCERT नहीं होगा, या फिर यहाँ पर उससे भी थोड़ा सा आगे स्टैंड जो होता है चैलेंजिंग क्वेश्चंस, थोड़ा सा हम लोग कोशिश करते हैं कि किया जाए और आपका जो मेंटल स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाया जाए। क्योंकि अभी से ही आपका मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ेगा क्वेश्चन बना के तो अच्छा रहेगा। आते हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स पे। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, ठीक है। इसमें पढ़ना क्या है, हमें सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स किसे कहते हैं। मैं जानता हूँ बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन प्राइम नंबर्स, स्फेनिक नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, ट्विन प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जांपल्स तो हो गई, क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे। NCF LCM, रिलेशनशिप बिटवीन LCM एंड HCF, और डिविजिबिलिटी रूल। ज़्यादा नहीं पढ़ना है, केवल 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 और 11 का डिविजिबिलिटी रूल हमें पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें जाननी है। और ऑफ कोर्स फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या होते हैं वो तो शुरू में ही हमें जानना होगा ना। तो सबसे पहले आते हैं इंट्रोडक्शन पे। देखो मैंने अंडरलाइन करके भी रखा है, तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। 2 3 या फिर इसको हिंदी में हम लोग बचपन में 2 तिया 6, 2 चौके 8 हम लोग हिंदी में पढ़ते थे। तो 2 3 है। चलो तो हम लोग फैक्टर्स और मल्टीपल्स का सबसे पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। ओके, तो व्हेन 2 और मोर नेचुरल नंबर्स आर मल्टीप्लाइड, 2 और मोर नेचुरल नंबर्स किसे कहते थे, तो हमारा काउंटिंग नंबर्स, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 क्या है,
ये नेचुरल नंबर है। क्या है? नेचुरल नंबर। अच्छा 1.5 नेचुरल नंबर है? नहीं है, नहीं है ना। 4.5 नेचुरल नंबर है? नहीं है। क्यों होगा ये नेचुरल नंबर? 1 2 3 4 5, ये नहीं कि बीच में भी आप कहना कि नहीं नहीं। और इसी नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो, इसी नेचुरल नंबर में आप जीरो इंक्लूड कर देंगे तो क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं हम? होल नंबर का सेट। ठीक है, नेचुरल नंबर कौन कौन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमारा चलते जाएगा इस तरह से। होल नंबर, नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो। ठीक है, बस इतना अंतर है। तो टू और मोर नेचुरल नंबर आर मल्टीप्लाइड। ऑफ कोर्स नेचुरल नंबर क्यों लिखा है, होल नंबर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि होल नंबर में तो जीरो भी आ जाएगा ना, और किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही देगा ना, तो फिर लिखने का तो कोई मतलब है नहीं। तो इसलिए जब भी कभी डिफिनेशन लिखा जाता है ना, आप अभी 6 में हो, आप आगे क्लासेस में भी जाओगे, तो प्लीज मैं गलती क्या करता था कि मैं डिफिनेशन को उतना वैल्यू नहीं करता था। मुझे लगता था कि ठीक है याद कर लेंगे चल जाएंगे। बट आप सोचो ना कि नेचुरल नंबर की जगह होल नंबर भी तो लिख सकता था ना। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मतलब नहीं है ना। होल नंबर में तो जीरो भी आ जाएगा, और जब दो या दो से ज्यादा होल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो होल नंबर में जीरो भी आ जाएगा, और किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑफ कोर्स उसका आंसर जीरो ही आएगा। तो फिर क्या, कोई मतलब तो है नहीं। इसलिए हमें ध्यान देकर, इसलिए जब भी डिफिनेशन लिखा जाता है ना, उसको हम लोग समझे। When two or more natural numbers are multiplied, of course ये सब तो हम लोग प्रीवियस ही चैप्टर में ही पढ़े हैं ना। When two or more natural numbers are multiplied, comma, then the product obtained is called the multiple of either of the numbers. Full stop. Each of those numbers is called a fact of the product. अब क्या लिखा है कि मैंने 2 इंटू 3 किया और 6, 2 भी एक नेचुरल नंबर है, 3 भी एक नेचुरल नंबर है, और ऑफ कोर्स दो नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट तो नेचुरल नंबर ही देगा। क्या हमेशा दो नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा नेचुरल नंबर होगा? यस। जहां तक मुझे अच्छी है, वैसे भी कोई बड़ा चीज नहीं है कि दो नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट तो नेचुरल नंबर ही आएगा। 6 देखो, 6 भी एक नेचुरल नंबर है। अब देखो, तो जब भी इस तरह की स्थिति होती है, दो नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है, और जो प्रोडक्ट आता है ना, जैसे इस केस में 6 प्रोडक्ट आया, तो 6 क्या है? 2 और 3 का क्या है? मल्टीपल है। ठीक है, इज कॉल्ड मल्टीपल ऑफ आइदर ऑफ द नंबर्स। ठीक है, 6 क्या है? 2 और 3 दोनों का। ये नहीं कि केवल 2 का ही मल्टीपल 6 है, या 3 का ही मल्टीपल क्या है? 6 है, ऐसा नहीं। समझ में आ रहा है बात? ये नहीं कि केवल 2 का ही मल्टीपल 6 है या 3 है, नहीं, दोनों का। 2 और 3 दोनों का मल्टीपल कौन है? 6 है। सो 6 इज द मल्टीपल ऑफ, 6 इज द मल्टीपल। समझ में आ रहा है मल्टीपल किसे कहते हैं? 6 इज द मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3। इस केस में 2 और 3 क्या है? 6 क्या है? 2 और 3 का मल्टीपल है। आइदर, आइदर लिखा हुआ है ना, नाइदर नहीं लिखा हुआ है ना। नाइदर में तो दोनों नहीं हो सकता है, आइदर लिखा हुआ है ना। इज कॉल्ड इज मल्टीपल ऑफ आइदर ऑफ द नंबर्स। ठीक है, आइदर, 2 का भी 3 का भी। और 2 और 3 क्या है? फैक्टर है। किसका? ईच ऑफ दोज नंबर इज फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट। और 2 और 3 क्या है? फैक्टर है। किसका? 6 का। फैक्टर है 6 का। तो जब दो या दो से ज्यादा नेचुरल नंबर, दो या दो से ज्यादा, जरूरी नहीं कि दो ही हो, दो या दो से ज्यादा नेचुरल नंबर को जो मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब प्रोडक्ट तो आता है, वो प्रोडक्ट क्या कहलाता है? मल्टीपल कहलाता है। किसका? जो हम लोग जिन नेचुरल नंबर को हमने प्रोडक्ट किया था, मल्टीप्लाई किया था आपस में। और जो नेचुरल नंबर जो हमने लिया था प्रोडक्ट के लिए, तो वो क्या कहलाते हैं? फैक्टर कहलाते हैं। जो हमारा रिजल्ट आया, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल लो ना। 3 इंटू 5 क्या देता है? 15। तो 15 को क्या लिखूं मैं? 15 क्या है? मल्टीपल है। किसका? 3 एंड 5 का। 15 इज मल्टीपल। मैं अभी दो ही नंबर चूज करा, आप दो से ज्यादा नंबर भी को, दो से ज्यादा नेचुरल नंबर को भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो मैंने दो नेचुरल नंबर लिया। 15 इज, ठीक है, ध्यान देना, मैंने जो बार बार बोला कि आप फ्रैक्शन मत ले लेना। 3/2 क्या है? नेचुरल नंबर है? नहीं है। 3/2 ही तो 1.5 देता है। इस तरह से आप नेगेटिव भी, -1 क्या नेचुरल नंबर है? नहीं है, है ना। इस तरह से 0 नेचुरल नंबर है? नहीं है, क्योंकि 0 तो होल नंबर में आ जाएगा ना। तो इस तरह से कभी भी क्लास में पूछा जाए ना, तो ये आप उसको कर सकते हो। तो 15 इज मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5। ये हो गया पहला चीज। दूसरा क्या आएगा कि 3 एंड 5 आर फैक्टर्स। दिख रहा है क्या? फैक्टर्स ऑफ
15। दो चीज निकल के आई, 3 इंटू 5 दो नेचुरल नंबर किया और दोनों को प्रोडक्ट किया तो 15 हमारा रिजल्टेंट आया 15। तो फिर हम क्या बोलते हैं, 15 इज मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5। ओके, 15 इज मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5 एंड 3 एंड 5 आर फैक्टर्स ऑफ 15। ठीक है, तो बेसिकली मल्टीपल्स और कुछ नहीं बोलते हैं बल्कि टेबल्स नहीं होते हैं। आप देखो, अब आपको इसमें बताता हूँ कि इसमें देखो कैसे हो रहा है। ये देखो, ये 2 का टेबल आपको दिख रहा है ना, ये 3 का टेबल, ये 4 का टेबल है ना, 4 का टेबल ये है 4 का। तो जितने भी, अगर मैं बात करूं, जो भी टेबल्स आपके होते हैं, जैसे 4 है तो 4 तो क्या है, 4 क्या है, मल्टीपल है 2 का। 6 मल्टीपल है 2 का। 8 2 का ही मल्टीपल है। 10 2 का मल्टीपल। 12 2 का मल्टीपल। तो जो भी आपका ये सारा चीज जो होता था, जो टेबल्स होते थे, तो ये और कुछ नहीं बल्कि मल्टीपल्स ही थे और अभी भी मल्टीपल्स ही हैं। आगे भी लिखो, 20 के बाद 22 24 जो भी लिखना चाहो, 26, तो जितनी भी लिखोगे ना, जिनके टेबल्स है वो उसके मल्टीपल्स होते हैं। तो 3 के मल्टीपल कौन कौन, 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33, ये सारे 3 के मल्टीपल्स। 4 के मल्टीपल्स 8 12 16 20 24। इनफैक्ट ये जो 4 का एक मल्टीपल मान लो मैंने उठा लिया 8 को, तो 8 केवल 4 का ही मल्टीपल है क्या, नहीं, 2 का भी तो मल्टीपल है ना, क्योंकि 2 टाइम्स 4 8 देता है और 4 टाइम्स 2 भी 8 ही देता है। तो आप समझ रहे हो मल्टीपल क्या है। और फैक्टर्स की हम बात कर रहे हैं, तो आगे जैसे जैसे बढ़ोगे ना, वैसे वैसे हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। एक और एग्जाम्पल, चलो एक एग्जाम्पल तो दिया ही भाई ना यहाँ पर, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 14। ठीक है, ओके, दोनों नेचुरल नंबर है और दोनों के फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 14, ध्यान देना। तो फैक्टर अगर मुझे निकालना है तो सबसे पहले मैं क्या करूं, अभी तो मैंने एलसीएम बताया है नहीं, तो आप कैसे करोगे, तो आप कोशिश करो। वैसे मैंने एलसीएम बताया होता है एलसीएम कैसे लेना है, तो अभी तो एलसीएम से कर देता, लेकिन अभी बताया नहीं है। तो आप कैसे करोगे कि कोई दो नंबर लो जिनका प्रोडक्ट क्या होता है, 12 आता है। ठीक है, दो नंबर आसानी से, तो एक तो 1 इंटू 12 देता है, लेकिन दूसरा 2 टाइम्स 6 भी 12 देता है। तीसरा कुछ पता है, 3 टाइम्स 4 भी क्या देता है, 12 देता है। और कोई तरीका है 12 लाने का, और कोई तरीका नहीं है 12 लाने का। तो हमारे कौन कौन से फैक्टर हो गए 12 के, कौन कौन से फैक्टर हो गए, 1 2 3 4 6 12, ये क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। किसके, 12 के फैक्टर्स। 12 के फैक्टर्स कौन कौन हो गए, यही तो था ना कि दो नेचुरल नंबर को अगर मल्टीप्लाई करोगे जो भी रिजल्टेंट आएगा, तो जो मल्टीप्लाई हुए हैं नेचुरल नंबर वो क्या कहलाएंगे, फैक्टर्स कहलाएंगे, जो हमारा रिजल्ट आया। और जो रिजल्ट आया मल्टीप्लाई करके दो नेचुरल नंबर का, वो क्या कहलाएगा, मल्टीपल, क्या कहलाएगा, हमारा मल्टीपल कहलाएगा। किन का, उन नेचुरल नंबर्स का जिनको हमने आपस में मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, बहुत ज्यादा उलझना नहीं है, ये मैंने थोड़ा सा वर्ड्स में बता दिया, आप सामने देख रहे हो। और 14 के मल्टीपल्स क्या है गाइस, तो 14 को, एक तो 1 टाइम्स 14, इसको भूलना मत। क्यों 1 में क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 1 नेचुरल नंबर तो है ना, 1 नेचुरल नंबर है, तो इसीलिए मैं इसको। और हमेशा जब भी आप इस तरह से निकालते हो तो 2 या 2 से ज्यादा नेचुरल नंबर को प्रोडक्ट की बात आती है। फिर 14 को आप 2 इंटू 7 भी तो लिख सकते हो। और किसी तरह से 14 आता है क्या, 3 टाइम्स 3 में, 3 के टेबल में तो 14 है नहीं, 4 के टेबल में भी 14 नहीं है, 5 में भी नहीं, 6 में भी नहीं, 7 में है, तो यहाँ तो हो गया ना। तो 14 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं, 1 2 7 14। ठीक है, इस तरह से लिखा करो ताकि 1 के बाद 2, 2 के बाद 7, 7 के बाद 14, ताकि आसानी हो। तो 12 के कौन कौन से फैक्टर हैं, 1 2 3 4 6 12, कितने फैक्टर्स हो गए, 1 2 3। तो 12 के कितने फैक्टर्स हैं गाइस, हमारे 6 फैक्टर्स हैं। कौन कौन, 1 2 3 4 6 12। और 14 के कितने फैक्टर्स हैं, 4 फैक्टर्स हैं 14 के। कौन कौन, 1 2 7 14। क्लियर, देखो आंसर में भी यही होगा, देख रहे हो। मतलब ठीक है, आसान क्वेश्चन है, बट फॉर फाइंड द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स। तो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स यानी कि 5 1 जा 5, 5 2 जा 10,
5 3 जा 15 5 4 जा 20 5 5 जा 25। कितना मिस मारती थी ना इसी के लिए। यस सर, घर पर भी, और ये एग्जाम में भी आता था क्लास 1 2 में, किसका ज्यादा नंबर आया याद करके जाना पड़ता है, याद नहीं हुआ सर पीटेंगे बचपन में होता था। तो 5 के अगर मुझे 5 मल्टीपल्स बताने हो तो कौन कौन है, तो 5 के 5 मल्टीपल्स कौन कौन हो गए, 5 10 15 20 25। अगर मुझे 6 मल्टीपल्स बताने होते तो आगे लिख दो 30 लिख दो, अगर 7 मल्टीपल्स बताने होते तो 35 लिख दो, अगर 8 मल्टीपल्स शुरू के फर्स्ट है ना, फर्स्ट बताया हुआ है फर्स्ट, तो शुरू के है ना, इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। तो शुरू के अगर 8 बताने होते तो एक 40 जोड़ दो, 5 8 जब 40। अगर फर्स्ट 9 मल्टीपल्स बताने तो 45 जोड़ देते, फर्स्ट 10 मल्टीपल्स बताने होते तो 50 कर देते। आ रहा समझ में, 5 की मल्टीपल्स। ओके, मल्टीपल्स ऑफ फैक्टर आई होप कि क्लियर हो रहा होगा। हमने इसलिए मैं बहुत सारे एग्जांपल्स कोशिश कर रहा हूँ कि करवा। इवन नंबर्स क्या होता है, इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। तो कोई भी इंटीजर, इंटीजर का मैंने डिफिनेशन भी बताया था ना, इंटीजर। अच्छा, जीरो इंटीजर है क्या? यस, जीरो एक इंटीजर है। इज जीरो इंटीजर? यस, जीरो इज अ इंटीजर। और ये एक स्पेशल केस इंटीजर का, बिकॉज जीरो इज नाइदर ए पॉजिटिव इंटीजर नॉर नेगेटिव इंटीजर। तो जीरो के स्पेशल केस है इंटीजर का, और जीरो एक इंटीजर है। तो इंटीजर विच आर डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। अब लेकिन इंटीजर्स में तो हाँ ठीक है, चलो चलो। तो इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। तो ये तो बहुत सिंपल है ना, जैसे 2 हो गया। जीरो भी एक इवन नंबर है ना, बिकॉज जीरो इज ऑल्सो डिविजिबल बाई, है ना। तो विचार तो 0 2 4 6 8 ये सब क्या है, आप देख रहे हो ये सब 2 का मल्टीपल्स है, तो ये सब 2 से डिविजिबल तो होंगे ही। अच्छा, इंटीजर की जगह यहाँ होल नंबर क्यों नहीं लिखा? होल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। ये आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में या फिर कहीं भी, कि इंटीजर्स की जगह यहाँ होल नंबर क्यों नहीं लिखा। कि ऐसा भी तो हो सकता था ना इवन नंबर का डिफिनेशन, कि होल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। ऐसा ना लिख के ये लिखा हुआ है कि इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। मुझे बताना, ठीक है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। अब देखो ये सी वो फिरास्थोनिस है, इसको थोड़ा सा अभी देखते हैं, स्टेबल को अभी तुरंत मैं बताऊंगा क्या है, ठीक है। अभी फिर और नंबर पे आते हैं। इंटीजर्स डेट आर नॉट, फिर से यहाँ इंटीजर्स है ना, इंटीजर्स डेट आर नॉट डिविजिबल बाय 2। तो 2 से जो डिविजिबल थे इंटीजर्स वो इवन नंबर्स, और जो 2 से डिविजिबल नहीं है ऑड नंबर। ऑफ कोर्स कौन कौन बचे रह गए, 1 3 5 7 9 11 डॉट 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 डॉट, आगे बढ़ते जाओ, ये सब ऑड नंबर्स हो गए। ऑड नंबर्स इतने भी ऑड नहीं है ना, लकी 1 3 5 7 9, आई डोंट नो उनको ऑड इतना क्यों। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर विच हैव एग्जैक्टली। अब यहाँ नेचुरल नंबर आ गया, ठीक है, क्योंकि ऑफ कोर्स जीरो प्राइम नंबर है क्या, नहीं है ना। जीरो प्राइम नंबर है, नहीं है। 1 प्राइम नंबर है, नहीं है। 1 प्राइम नंबर है क्या, नहीं है। 0 प्राइम नंबर है, नहीं है। क्योंकि प्राइम नंबर के लिए कम से कम नहीं, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होने चाहिए, ठीक है। एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, 2 फैक्टर्स। जैसे आप एग्जाम्पल्स लो, 2 का लो, तो 2 के कौन कौन से फैक्टर हैं, 2 को कैसे लिख सकते हो, 1 इंटू 2, तो इसके 2 फैक्टर हो गए, कौन कौन, 1 और 2। इनफैक्ट प्राइम नंबर्स का एक और डिफिनेशन भी है कि नेचुरल नंबर विच हैज 2 फैक्टर, एक तो खुद होता है और एक 1 होता है, उसका 2 फैक्टर होता है। एक तो वह नंबर खुद होता है और दूसरा फैक्टर कौन होता है, उसका 1 होता है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि 3 का कौन कौन फैक्टर है गाइस, 1 और 3, है ना, क्योंकि 1 भी तो डिवाइड करता है ना 3 को। 1 5 1 3 जा 3, 5 के कौन कौन से फैक्टर है, 1 और 5। क्यों, क्योंकि 5 1 जा 5 तो ठीक है, लेकिन 1 5 जा 5 भी तो होता है ना, तो इसलिए 5 के 2 फैक्टर हैं, और इससे ज्यादा फैक्टर तो है नहीं ना। क्या किसी और के टेबल में 5 आता है क्या,
नहीं आता है ना, दो ही। तो एग्जैक्टली दो फैक्टर है ना, तो ऐसे नेचुरल नंबर्स जिनके एग्जैक्टली दो से ज्यादा फैक्टर नहीं होने चाहिए और दो से कम भी नहीं होने चाहिए, एकदम एग्जैक्टली टू। तो द नेचुरल नंबर व्हिच हैज एग्जैक्टली टू फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। एग्जैक्टली एक भी नहीं होने चाहिए, दो से थोड़ा भी कम नहीं और दो से ज्यादा भी नहीं, ठीक है। और सेवन के कौन कौन से फैक्टर है, क्या आगे बता सकते हो? नाइन लिख दूं? देखो तो यहाँ पर प्राइम नंबर्स में 2, 3, 5, 7 9 लिख दूं? नहीं, 9 नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो तो 9 को कैसे कैसे लिख सकते हैं, 1 9 जा 9, 3 3 जा 9, है ना। तो 9 के कितने फैक्टर्स हो गए? 1 1 3 और 9। 9 के कितने फैक्टर्स हो गए? 1 3 और 9। तो ये तो तीन फैक्टर हो गए ना, ये तो तीन फैक्टर हो गए। 9 के कितने फैक्टर्स हैं? तीन फैक्टर्स हैं। कौन कौन? 1 3 और 9। जबकि प्राइम नंबर्स क्या था कि नेचुरल नंबर विच हैज एग्जैक्टली टू फैक्टर, लेकिन यहाँ तो तीन हो गए, तो 9 इसीलिए अनफॉर्चुनेटली प्राइम नंबर नहीं है। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली जो भी हो, 10 तो है ही नहीं, तो अब सीधे 11 होता है, ठीक है। 11 हो गया, 13 हो गया, ऐसे करते करते। एक बात बताओ, 1 से लेके 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स है? 1 से 10 नहीं, 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं? लिखोगे? लिखोगे तो पता चलेगा कि 25 प्राइम नंबर्स हैं। 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं? आपके एग्जाम्स में आ सकता है, या आपके क्लास में अगर मैम ने पूछा या सर ने पूछा और आपने तुरंत जवाब दे दिया, तो सर को भी लगेगा वाह क्या बच्चा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पढ़ाई करता है घर पे। तो 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं? 25 प्राइम नंबर्स हैं। क्या आपने कॉपी पे लिख सकते हो क्या? लिखो, और 25 प्राइम नंबर। वैसे बाद में तो मैं लिखूंगा ही, क्यों? क्योंकि आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। स्फेनिक नंबर ज्यादा यूज तो नहीं होता है स्फेनिक नंबर, बट अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, क्योंकि इंटीजर नेगेटिव भी तो होते हैं ना, जैसे -1 -2, ये सब नेगेटिव इंटीजर्स में आते हैं ना। पॉजिटिव इंटीजर विच इज प्रोडक्ट ऑफ थ्री डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर, एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर जो तीन डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर का क्या हो? प्रोडक्ट हो। तीन डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर, जैसे देखो, 2 क्या है? एक प्राइम नंबर है। 3 क्या है? प्राइम नंबर है। 5 क्या है? ये भी प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि इन सभी के दो ही फैक्टर्स हैं, एक तो 1 और दूसरा वो खुद। 2 के कौन कौन सा फैक्टर्स हैं? एक तो 1 फैक्टर है और दूसरा खुद 2 है। 3 के कौन कौन फैक्टर है? एक तो 1 है और दूसरा 3 खुद है। 5 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं? आपको याद है ना, मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट है, 1 इंटू 5 5 है। तो 5 को क्या कहते थे कि 5 क्या मल्टीपल है किसका? 1 और 5 का। और 1 और 5 को क्या कहते थे कि ये फैक्टर्स है किसके? 5 के, कहते थे ना। तो स्फेनिक नंबर किनको कहते हैं? थ्री डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर के प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट आता है, जो नंबर होता है, वो स्फेनिक नंबर कहलाता है, ठीक है। अ पॉजिटिव इंटीजर विच इज प्रोडक्ट ऑफ थ्री डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स। अब याद रहे, 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 3 से ज्यादा प्राइम नंबर का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और 3 से कम भी नहीं चाहिए। 3 लिखा है, ये भी नहीं लिखा है कि कम से कम 3 या ज्यादा से ज्यादा 3, ऐसा तो नहीं लिखा है। 3 डिस्टिंक्ट, तो एग्जैक्टली तीन डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर का जो प्रोडक्ट होता है, जो प्रोडक्ट पॉजिटिव इंटीजर अगर प्रोडक्ट आता है, तो वो क्या कहलाता है? स्फेनिक नंबर्स। तो 30 क्या है? एक स्फेनिक नंबर। क्यों? क्योंकि देख रहे हो आप, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। ये इनफैक्ट ये सबसे पहला स्फेनिक नंबर है। क्या? हाँ, सबसे पहला स्फेनिक नंबर है ये। क्यों? क्योंकि देखो ना, हम लोग स्टार्टिंग ही करते हैं 2 3 5 7, है ना, स्टार्टिंग करते हैं ना। 1 तो प्राइम नंबर है नहीं, 0 भी प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्टिंग ही करते हैं, तो शुरू के 3 को मल्टीपल ले रहे हो ना, तो इनफैक्ट सबसे स्मॉलेस्ट स्फेनिक नंबर कौन है गाइस? नोट कर लेना, 30 ही सबसे स्मॉलेस्ट स्फेनिक नंबर है, ठीक है। स्फेनिक नंबर सबसे स्मॉलेस्ट स्फेनिक नंबर हमारा कौन है? 30 ही है। उसके बाद जितने भी होंगे उस 30 से ज्यादा ही होंगे, और ये माइनस में कभी नहीं जा सकते, क्योंकि कहीं दिया है कि स्फेनिक नंबर हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर ही होगा, ठीक है। तो अपना सबसे स्मॉलेस्ट स्फेनिक नंबर नोट कर लेना। एक चीज तो नोट करना कि 1 से लेके 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं? 25 हैं।
स्फेनिक सबसे स्मॉलेस्ट स्फेनिक नंबर कौन है? 30 है। अब आते हैं कंपोजिट नंबर पे। तो द नेचुरल नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ऐसा नेचुरल नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं। तो क्या 2 फैक्टर होंगे तो नेचुरल नंबर कहलाएंगे? नहीं, 2 फैक्टर होंगे तब तो वो प्राइम नंबर हो जाएंगे। ऐसे नेचुरल नंबर 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है, 1.7 या 17/10 या -17/10, ये नेचुरल नंबर, ये सब तो नेचुरल नंबर है नहीं। 1 है, 2 है। तो ऐसे नेचुरल नंबर जिनके फैक्टर क्या है? 2 से ज्यादा हो। 2 ना, 2 होगा तो फिर भी प्रॉब्लम है, क्योंकि ऐसे नेचुरल नंबर जिनके 2 ही फैक्टर है वो तो प्राइम नंबर हो गए ना। तो क्या 2 से ज्यादा कितने? तो मिनिमम 3 होने चाहिए। ठीक है, मिनिमम कितने फैक्टर होने चाहिए? मिनिमम 3 होने चाहिए। तो 3 से ज्यादा होगा तो क्या होगा? तो भी वो कंपोजिट नंबर होगा। ऐसे नेचुरल नंबर जिनके कम से कम 2 फैक्टर हो, तो यानी अगर 3 फैक्टर हैं तो भी ठीक है, 4 है तो बहुत बढ़िया, 5 फैक्टर हो गए, अरे क्या कहना है, पार्टी होगी। 6 फैक्टर, धूम धड़ाका, मजा आ जाएगा। 7 फैक्टर, वो सारे ऐसे नेचुरल नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो वो क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर। तो सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन हो सकता है? कोई बताएगा? सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन है गाइस? नोट करो, स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन है? आई होप आपको दिख रहा होगा। कंपोजिट नंबर कौन है? 4 है ना? क्यों? क्योंकि 4 को क्या लिखते हैं? 1 टाइम्स 4 4 होता है, और 2 टाइम्स 2 भी तो 4 होता है ना। तो कितने इसके हमारे फैक्टर आ गए? एक तो 1 आ गया, दूसरा 2 आ गया, और तीसरा 4 खुद है। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन है? 4 है। और माइनस में तो जाने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि कंपोजिट नंबर हमेशा एक नेचुरल नंबर ही रहेगा। ठीक है। अच्छा, अब आप पूछोगे कि आप हमेशा मिनिमम की बात क्यों कर रहे हो, आप मैक्सिमम क्यों नहीं लिख रहे हो? तो मैक्सिमम कैसे लिखें, क्योंकि नंबर्स तो इनफाइनाइट है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 10 11 12 100, फिर 1000, फिर 10,000, फिर 1 लाख, फिर 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। नंबर्स तो बढ़ते जा रहे हैं, और जैसे जैसे नंबर बढ़ते जा रहे हैं तो कंपोजिट नंबर भी तो बहुत है। लास्ट तक चलते जाओ, आप कितना लिखोगे? ये पूरा पेज भर जाएगा फिर भी वो नंबर नहीं है, क्योंकि वो इनफाइनाइट है, अनंत है ना। तो मैक्सिमम तो कुछ भी हो, मैक्सिमम तो बहुत ज्यादा है। अब सबसे मैक्सिमम कंपोजिट नंबर लिखने के लिए कोई बोल देगा तो कॉपी भी भर जाएगा, फिर भी नहीं लिख पाओगे। ठीक है, तो मिनिमम ही लिखा है। मिनिमम कौन सा है? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन है? आप लिखते जाओ, कौन है? 4 है। और स्मॉलेस्ट स्फेनिक नंबर कौन है? 30 है। 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? बताओ, 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? 25 प्राइम नंबर्स। क्या उनको लिख सकते हो? लिख सकते हो तो लिख लो, और क्या है मेरे पास। ठीक है, अब आते हैं ट्विन प्राइम्स पे। ट्विन मतलब जुड़वा होता है ना, ट्विन प्राइम्स। तो प्राइम नंबर्स डिफरिंग बाई 2 आर कॉल्ड ट्विन प्राइम्स। ऐसे प्राइम नंबर्स जिनका जो डिफरेंस हो 2 हो, जैसे 5 और 7 प्राइम नंबर्स हैं, और 7 माइनस 5 क्या देता है? 2 देता है ना। तो 7 और 5 क्या हो गया? ट्विन प्राइम्स हो गया। अगला ट्विन प्राइम्स बताओ, 11 और 13। देखो तो 11 भी प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर है, और 13 माइनस 11 क्या देता है? 2 देता है। तो ये क्या हो गया? ये भी क्या हो गया? 13 और 11 भी एक ट्विन प्राइम है। तो 1 से 100 के बीच में कितने ट्विन प्राइम्स हैं? इसको ऊपर कर लेता हूं। 1 से 100 के बीच में कितने ट्विन प्राइम्स हैं? बता सकते हो? एक, 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 दो, मेरे ख्याल से 8 है ना। देखो तो, चेक करना तो। 1 से 100 के बीच में 8 ट्विन प्राइम्स हैं मेरे ख्याल से। वैसे मैंने चेक नहीं किया है, बट एक बार चेक कर लेना, शायद 8 ही आंसर हो मेरे ख्याल से। लिखना है क्या? चलो लिखते हैं, चलो लिखते हैं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो लिखते हैं। एक तो हमारा 5 और 7 छूटना नहीं चाहिए, मुझे याद दिलाते रहना। 11 13, 17 और 19 भी तो होगा ना। और क्या होगा? 29 31, ठीक है, 33,
37 तो नहीं होगा कि 41 43, ठीक है, ये भी तो ट्विन प्राइम है ना, डिफरेंस 2 है। 49 तो नहीं होगा। 9 1 41 3 7 9, ठीक है। 47 तो नहीं होगा। 51 53 आई नहीं, वो भी नहीं होगा। 57 59, क्या 57 59 होगा? यस, 57 59 होना चाहिए। 57, सॉरी 57 कैसे होगा? 59 और 61, ठीक है। उसके बाद फिर कौन होगा? 71 और 73। उसके बाद कोई नहीं है। 79 81 83 85, उसके बाद कोई नहीं है। 8 9 17, 1391 ही हो जाता है ना। 97 99, उसके बाद तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 ही हो रहे हैं। ये गड़बड़ है क्या? हाँ, एक 3 और 5 भी तो है ना, सॉरी 3 और 5 भी तो एक, गाइस ध्यान दो, 3 और 5 भी तो ट्विन प्राइम्स है ना, क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 है। तो 3 और 5, 5 7 11 13 17 19 29 31 41 43 59 61 71 73। तो अगर आपके मिस पूछिए या सर पूछे कि कितने को प्राइम ट्विन प्राइम्स हैं, ठीक है, कितने ट्विन प्राइम्स है 1 से 100 के बीच में? 8 है, ठीक है। बोलेंगे सर वाह स्मार्ट बॉय या स्मार्ट गर्ल, जो भी हो, ठीक है। कौन कौन है ये लिख दिया। अब को प्राइम्स देखते हैं। तो को प्राइम्स क्या होते हैं? तो एवरी पेयर ऑफ टू नेचुरल नंबर हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। एवरी पेयर ऑफ टू नेचुरल नंबर हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। मेरा पानी का बोतल कहाँ गया? आप लोग भी पानी पी लो। गला सूख जाता है थोड़ा बोलते बोलते। ओके, को प्राइम एवरी पेयर ऑफ टू नेचुरल नंबर हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 इज कॉल्ड ए को प्राइम। जैसे 16 और 15 का एग्जांपल दिया हुआ है। अब 16 के आप फैक्टर्स को लिखो तो 1 टाइम्स 16, 2 टाइम्स 8, 4 टाइम्स 4, और कुछ है क्या? अब तो नहीं लिख सकते ना। अब है क्या? अब आप सोचो कि 8 टाइम्स 2 भी तो होता है, तो 8 टाइम्स 2 और 2 टाइम्स 8 तो सेम ही है ना। तो कौन कौन से फैक्टर हो गए 16 के? 1 2 4 8 और 16। और 15 के फैक्टर्स कैसे लिखूं? तो 15 को 1 टाइम्स 15, फिर 3 टाइम्स 5, और कुछ लिख सकते हैं क्या 15 को? मेरे ख्याल से अब तो है नहीं। और किसी के टेबल में 15 आता है? 1 के टेबल में 15 आता है, 3 के टेबल में 15 आता है, 5 के टेबल में 15 आता है, 15 के टेबल में 15 तो आता ही है। तो 15 के कौन कौन से फैक्टर हो गए गाइस? 1 3 5 15। अब ये 16 के फैक्टर ये सब है, 15 के फैक्टर ये सब है, ठीक है। क्या दोनों में कुछ कॉमन है? दोनों के फैक्टर्स में केवल 1 कॉमन है ना। बाकी फैक्टर देखो तो 2 इसमें है बट 2 इसमें नहीं है, 4 इसमें है 16 के फैक्टर्स में, लेकिन 15 के फैक्टर 8 है इसमें, 8 इधर नहीं है, 16 इधर है, इधर नहीं, इधर 3 है बट ऊपर 3 नहीं है, 5 इधर फैक्टर है बट उसका 16 का कोई फैक्टर 5 नहीं है, 15 तो 15 का फैक्टर है बट 16 का फैक्टर तो 15 है नहीं। यानी कि केवल एक ही एक ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन है, एक ऐसा फैक्टर है 1 जो दोनों में कॉमन है। तो ऐसे दो नंबर्स जिनका केवल एक ही फैक्टर कॉमन हो और वह कौन है? खुद 1। ऐसे दो नंबर्स, ठीक है, ऐसे दो नेचुरल नंबर्स नहीं, नंबर्स में तो कई टाइप होते हैं ना, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? तो दो नेचुरल नंबर की, एवरी पेयर ऑफ टू नेचुरल नंबर हैविंग नो कॉमन, एवरी पेयर ऑफ दो नेचुरल नंबर, ऐसे दो नेचुरल नंबर जिनका केवल एक ही कॉमन फैक्टर है, ऐसे दो नेचुरल नंबर जिनका केवल एक ही कॉमन फैक्टर है, और वह कौन है? वो फैक्टर कौन है जो कॉमन है? वो खुद 1 है। अच्छा, यहां पर दो नेचुरल नंबर लिखा गया, यहां दो प्राइम नंबर क्यों नहीं लिखा गया?
दो प्राइम नंबर, क्योंकि प्राइम नंबर जरूरी नहीं है, ठीक है। आप देखो ना 16 प्राइम नंबर है क्या? नहीं, 16 के 2 से ज्यादा फैक्टर हैं और सामने दिख भी रहा है 16 के तो 5 फैक्टर हैं। ये तो कंपोजिट नंबर भी है, 16 क्या है? कंपोजिट नंबर भी है। और 15 प्राइम नंबर है क्या? नहीं है, 15 प्राइम नंबर नहीं है, इसके तो 4 फैक्टर्स हैं और ये तो कंपोजिट नंबर भी है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि कोप्राइम, आप जो पेयर देख रहे हो कोप्राइम के लिए, उसमें जो नंबर्स होंगे वो प्राइम नंबर्स होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। आप समझ रहे हो बात को, ठीक है। दो कोप्राइम, जो कोप्राइम्स होते हैं ना, वो जरूरी नहीं कि जो दोनों नंबर हैं वो प्राइम नंबर हो, इसलिए नेचुरल नंबर लिखा गया। वो नेचुरल नंबर, अधिकतर बार तो नेचुरल नंबर ही होते हैं, ठीक है। तो एवरी पेयर ऑफ टू नेचुरल नंबर, एवरी पेयर ऑफ टू प्राइम नंबर नहीं, ठीक है। जरूरी नहीं कि दो कोप्राइम हमेशा प्राइम नंबर्स ही हो, ठीक है। ये समझना जरूरी है। ये छोटी छोटी बातें काफी थोड़ा सा ज्यादा पढ़, मतलब सॉरी, और जितने ज्यादा पढ़ोगे ना उतना ज्यादा आप उसको समझ पाओगे। ये मैंने कैसे, क्योंकि मैंने कई बार गलतियां की, मैंने कई बार कंफ्यूजन हुआ, मैंने पढ़ा, गिरा, उठा फिर गिरा, फिर ऐसा कई बार पढ़ते रहोगे ना, तो समझ में आएगा कि अच्छा यहाँ ये ऐसा क्यों नहीं लिखा हुआ है। तो जब भी मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, हमेशा क्वेश्चन करो, मुझसे क्वेश्चन करो, टीचर से क्वेश्चन करो, और क्वेश्चन सही होना चाहिए। मतलब ठीक है, गलत गलत क्वेश्चन होते हैं, बट कोशिश हो कि क्वेश्चन कुछ वैलिड हो, और खुद से सोचना भी। क्वेश्चन जब भी पूछो ना, तो पहले खुद से सोचना भी कि इसका आंसर क्या हो सकता है। जब बहुत सोचने पर भी ना आए तब उसको पूछना चाहिए। पता चला कि वो क्वेश्चन तो बहुत हल्का था, ठीक है। क्वेश्चन कोई भी हल्का नहीं होता है, बट एक होता है कि हमें एक क्वालिटी मेंटेन करना था। तो क्वेश्चन करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करो, और बस। समझ में आ रहा है कोप्राइम क्या होता है, ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, है ना, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। मेरा कमर। ग्रेट कॉमन डिवीजर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। गाइस हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही क्यों पढ़ते हैं, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्योंकि लोवेस्ट कॉमन फैक्टर तो हमेशा 1 होगा ना सबके लिए। आप समझ रहे हो बात को? कोई दो नंबर भी ले लो, 15 और 16, और दोनों का कॉमन फैक्टर कौन है? एक तो 1 है, खुद 1 ही है ना, केवल एक ही कॉमन फैक्टर है। अगर बाकी दूसरा नंबर भी ले लो, आप 2 और 4 भी ले लो, दोनों में सबसे लोवेस्ट कॉमन फैक्टर कौन है? 1 ही है। क्यों? क्योंकि 1, 2 टाइम्स 1 भी 2 देता है, और 4 का क्या होगा? 1 टाइम्स 4 और 2 टाइम्स 2। तो 1 के कौन कौन से फैक्टर हो गए? 1, 2 और 4। तो दोनों में सबसे लोवेस्ट कॉमन फैक्टर कौन है? 1 है ना। एक कॉमन फैक्टर तो 2 भी है। समझ में आ रहा है? इसीलिए हम लोग हमेशा एचसीएफ ही पढ़ते हैं, एलसीएफ नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। याद देखना, एलसीएम पढ़ते हैं, एलसीएफ नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एलसीएफ तो 1 ही होगा ना, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर तो 1 ही होगा ना हमेशा, दो नंबर्स का, या दो से ज्यादा नंबर्स का भी। और मैं किसकी बात कर रहा हूँ? नेचुरल नंबर्स का। दो या दो से ज्यादा नेचुरल नंबर्स का लोवेस्ट कॉमन फैक्टर तो 1 ही होगा ना। नंबर्स को मत बोलना, नेचुरल नंबर भी अति करना, इंक्लूड करना। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर को ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी बोलते हैं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर नेचुरल नंबर इज द लार्जेस्ट फैक्टर इन द सेट ऑफ। तो इस केस में लार्जेस्ट फैक्टर कौन है गाइस? 2 और 4 की बात की थी मैंने, तो 1 टाइम्स 2, और 4 को कैसे लिख सकते हैं? 1 टाइम्स 4 या 2 टाइम्स 2। तो 2 के कौन कौन से फैक्टर हो गए? 1 और 2 दो फैक्टर हो गए। 4 के कौन कौन से फैक्टर्स हो गए? 1 हो गए, 2 हो गए, 4 हो गए। तो दोनों में कॉमन कौन कौन से फैक्टर्स हैं? 1 भी कॉमन है, लेकिन ये कोई 1 लोवेस्ट कॉमन फैक्टर है ना ये तो। और दूसरा कोई फैक्टर कॉमन है? हाँ, 2 है। तो यही तो, उसके बाद और कोई फैक्टर है जो कॉमन है? नहीं है। तो यही तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। इसीलिए 2 और 4 का एनसीएफ क्या होगा? 2 होगा, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 or more natural number is the largest factor in the set of common factors of those numbers. In other words, ACF or greatest common divisor of 2 or more number is the largest number that divide them, each of them exactly. तो एनसीएफ का मतलब ये होता है कि दो या दो से ज्यादा नंबर का अगर कोई एचसीएफ है ना, तो वो जो नंबर है वो दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर लेता हूँ 6 और 8, ठीक है। तो इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ठीक है, वो क्या है? 2 है।
ठीक है, क्या है 2 है। 6 और 8 का एचसीएफ क्या है 2 है। तो एचसीएफ करने का मतलब ये होता है कि जिन नंबर्स का आपने एचसीएफ निकाला है और जो एचसीएफ आया निकाल के, वो एचसीएफ क्या करता है, पूरी तरह से डिवाइड कर देता है किसको, जिन नंबर्स का आपने एचसीएफ निकाला है। देखो तो 6/2 कितना 3, रिमाइंडर कितना 0 ना, और 8/2 कितना आया 2 4 जा 8, रिमाइंडर कितना 0। तो पूरी तरह से डिवाइड कर गया ना रिमाइंडर दोनों में। तो जो भी एचसीएफ आएगा, आप जो भी नंबर्स का एचसीएफ निकालोगे, 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स का भी, और मान लो 3 नंबर्स का निकाला और 3 नंबर्स का एचसीएफ आया, तो जो एचसीएफ आएगा ना वो पूरी तरह से उन तीनों नंबर्स को डिवाइड कर देगा और रिमाइंडर 0 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये होता है हमारा एचसीएफ का। तो एचसीएफ निकालने के अब 2 मेथड, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक डिवीजन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है गाइस, जैसे 18 का मुझे, तो प्राइम फैक्टर व्हाट आर द, तो प्राइम फैक्टराइजेशन में हम क्या लिखते हैं कि जैसे 18 है तो 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, तो 18 को क्या लिख सकते हैं 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है कि व्हेन द नंबर हैज टू बी फाउंड रिलेटिवली स्मॉल, दिस इज द मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तब लगाते हैं जब कोई छोटा नंबर का हमें एचसीएफ निकालना हो। हियर वी रिसॉल्व द गिवन नंबर इनटू देयर प्राइम फैक्टर एंड फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ द कॉमन फैक्टर। तो हम उसको रिजल्व कर देते हैं प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में। देखो तो 2 भी प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, ठीक है, ऑफ कोर्स, ठीक है। तो हम हमेशा ये नहीं कि इसको 2 इंटू 9 लिखेंगे, नहीं, अभी हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। 2 इंटू 9 भी 18 होता है, गलत नहीं है, बट हम प्राइम फैक्टराइजेशन जब भी करते हैं ना किसी भी नंबर का, तो उससे हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखते हैं, ठीक है। अरे समझ आए तो into their prime and find the product of common factor. This method can be easily applied to any number. तो ये मेथड अभी लगाते हैं जब छोटा हमें नंबर्स हो। अच्छा एक चीज एक मिनट, अच्छा इस पे एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमें 12 और 56 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 12 का क्या हो गया गाइस, 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी 2 का स्क्वायर, है ना। आपको पता है ना a के पावर m इंटू b के पावर n, जहाँ a और b पॉजिटिव नंबर है। हाँ ठीक है, तो क्या लिखते हैं इसको, a के पावर m प्लस, सॉरी, है ना, a के पावर m इंटू a के पावर n। तो इसको क्या लिखते हैं, a के पावर m प्लस n, ये याद है ना, जहां a नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, याद है ना। तो उसी तरह 2 इंटू 2 क्या दे देगा, 2 का स्क्वायर दे देगा ना। तो आप 12 को क्या लिखे, 2 इंटू 2 इंटू 3, और 56 को क्या लिखे, 2 इंटू 2 इंटू 14। तो अब कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, तो 2 का स्क्वायर कॉमन है, देख रहे हो, 2 इंटू 2 कॉमन है दोनों में, ठीक है। यहाँ क्यूब क्यों लिख दिया है, स्क्वायर होना चाहिए ना। 2 इंटू 2 क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो 2 इंटू 2 कितना होता है, 4 होता है, यानी कि 12 और 56 का एनसीएफ क्या होगा, 4 होगा। तो जो कॉमन है ना, और जो कॉमन है दोनों का फैक्टर्स में, और हमने क्या किया, फैक्टर्स को अंत में क्या किसके फॉर्म में लिखा, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में। देख रहे हो 2 और 7 क्या है, प्राइम नंबर से, 2 और 3 क्या है, प्राइम नंबर से। तो जिन नंबर्स का प्राइम फैक्टर चाहिए और अगर वो नंबर छोटे हैं तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाते हैं, ठीक है। कैसे, तो इसे, अच्छा एक और एग्जांपल लो, 12 और इसका 15 का, नहीं 12 और 14 का लो, ठीक है, 12 और 14। तो 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 3, और 14 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 7, ठीक है। आ रहा है ना समझ में। अब 2 भी प्राइम नंबर, 7 भी प्राइम नंबर, 2 भी प्राइम नंबर, 3 भी प्राइम नंबर, तो इसमें क्या हो गया, प्राइम नंबर हमारा 2 हो गया, इसमें कॉमन फैक्टर 2 हो गया, तो 12 और 14 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो 12 और 14 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसमें 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर इंटू 3 और 2 इंटू 7। तो हमारा कॉमन क्या हो गया, यहाँ पर आप देखोगे 2 इंटू 2 इंटू 3 है 12, और 14 के लिए क्या लिखेंगे, 2 इंटू 7, 14 के लिए। तो कॉमन तो केवल 2 है ना, ठीक है, केवल एक ही 2 कॉमन है, 7 तो है नहीं और 3 भी नहीं है।
अभी नहीं कि 2 2, तो इसीलिए ACF क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब जब नंबर से हमारा क्या हो, अच्छा एक चीज तो इसमें भूल ही गया, इसमें क्या था, हाँ सीव ऑफ इरास्थनीज, तो 1 से लेके 100 तक नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम उनको उस नंबर को क्रॉस कर देंगे जो क्या हो 2 3 5 और 7 का क्या हो मल्टीपल हो। तो 2 3 5 7 का मल्टीपल जो जो भी है उस नंबर को क्रॉस कर देंगे। एक टेबल बनाया और उसमें 1 to 100 तक नंबर मेंशन किया, और जो भी नंबर 2 3 7 5, देखिए 2 के मल्टीपल्स कौन कौन है, 4 हैं, 6 हैं, 8 हैं, 10 हैं, ऐसे कर करके आगे हैं। 3 के मल्टीपल्स है ना 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, ऐसे कर करके। 5 के मल्टीपल्स 10 है, 15 है, 20 है, 25 ऐसे कर करके। 7 के मल्टीपल्स 14 है ना, 21 है, 28 है, 35 है, ऐसे कर करके। तो ये जितने भी नंबर्स आ रहे हैं ना, इन सब को हम क्या करते हैं, कैंसिल करते जाते हैं। देखो तो 1 को कैंसिल, वैसे 1 को तो करेंगे ना, 1 को तो, क्योंकि ये तो प्राइम नंबर पहले से नहीं है, 1 को कर देंगे, 4 को कर देंगे, 6 8 9 10 है ना। देखो 12 को कैंसिल किया, 14 15 16 18 20 21 22 सबको कैंसिल करते गए ना, क्योंकि 21 क्या है 7 का मल्टीपल है, 22 2 का मल्टीपल है। 100 तक इसी तरह देखते जाएंगे, अंत में जो बचेंगे ना वो हमारे प्राइम नंबर्स हैं। देखो तो 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 11 13 प्राइम नंबर, 17 19 23 29 31 37, फिर 41 43 47 59 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97। तो हमारे अगर आपको काउंट करोगे तो ये सभी 25 होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा हो जाएगा, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2। और सबसे लार्जेस्ट 2 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट प्राइम नंबर कौन है, 97 है ना। लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर, 2 डिजिट का लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर कौन है, 97 है ना। और सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा 2 हो जाएगा, 1 नहीं, 1 प्राइम नंबर नहीं, क्योंकि 1 के केवल एक ही फैक्टर है, खुद 1 ही है, उसका कोई दूसरा फैक्टर नहीं है। और प्राइम नंबर होने के लिए कम से कम उस नेचुरल नंबर का कम से कम कितने फैक्टर होने चाहिए, प्राइम नंबर होने के लिए उस नेचुरल नंबर को कितने फैक्टर होने चाहिए, एग्जैक्टली 2 फैक्टर होने चाहिए। लेकिन 1 के पास तो 1 ही फैक्टर है और खुद 1 ही है, और 0 तो है नहीं, 0 प्राइम नंबर, और वैसे भी 0 नेचुरल नंबर तो है नहीं, 0 तो होल नंबर है। तो यहाँ पर क्या हो गया, प्राइम नंबर्स का डेफिनेशन याद है ना, द नेचुरल नंबर विच हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स, ये हो गया। डिवीजन मेथड कब यूज करते हैं एनसीएफ निकालने, जब नंबर्स हमारा जो लार्ज हो, जैसे एनसीएफ 120 320 420 का निकालना है, तो हम सबसे पहले 120 और 320 का निकालेंगे। तो इसमें देखो एक डिवीजन मेथड क्या होता है एनसीएफ निकालने का, तो हम क्या बोलते हैं, 120 क्या हो गया हमारा, 2 क्या हो गया, क्वोशंट हो गया, ये क्या हो गया 80 क्या हो गया हमारा, रिमाइंडर हो गया ना, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, डिवीजर हो गया ना, ये क्या हो गया, डिविडेंड हो गया, यही होता है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डिविडेंड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखो डिवाइड द लार्जर नंबर देन द डिविजर इज जीसीडी अदरवाइज नोट, तो ठीक है। तो आपने 120 को 320 से हमने किया, तो 122 को मल्टीप्लाई, तो फिर 240 आया। अब 320 में 240 को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो 80 रिमाइंडर आया। अब रुक जाओ, 80 रिमाइंडर आया, ठीक है, 80 रिमाइंडर आया। अब 80 रिमाइंडर आया तो अब हम क्या करेंगे, इस रिमाइंडर को ही अब नए रिमाइंडर को क्या करेंगे, डिविजर बना देंगे। और यहाँ जो डिविजर था ना, ये अब यहाँ के क्या हो जाएगा, यहाँ के क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा। तो पहले स्टेप में जो डिविजर होता है ना, वो दूसरे स्टेप में क्या हो जाता है, डिविडेंड होता है। पहले स्टेप में
डिविजर होता है। अगर यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया तब तो यही डिविजर क्या है, एनसीएफ है। लेकिन अगर रिमाइंडर नीचे 0 नहीं आया, यहाँ 80 आ गया ना रिमाइंडर, तो दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, जो पहले डिविजर था वो क्या हो जाएगा, डिविडेंड। तो 120 यहाँ डिविजर था, 120 यहाँ डिविडेंड आ गया, और फिर से हमने जो रिमाइंडर था वो खुद डिविजर बन जाएगा। और फिर 81 × 80 यहाँ 40, और फिर से रिमाइंडर 0 नहीं आया। जब तक हम कोशिश करेंगे जब तक यहाँ रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 नहीं आ जाए। तो अब फिर से यहाँ जो डिविजर था, यहाँ डिविजर कितना था, 80, यानी कि पहले वाला 120 को फिर यहाँ रख देंगे, नहीं, इसके पहले डिविजर क्या था, 80, तो अब ये डिविडेंड बन जाएगा। तो 80 यहाँ ला दिए, तो 40 × 2 80 आता है। अब डिविजन, अब क्या हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया, अब आगे नहीं जाएंगे। तो हमारा एचसीएफ कौन हो गया, 120 की 80 की 40 हो जाएगा। ठीक है, यही डिविजर क्या है हमारा। ठीक है, डिविजर को लास्ट स्टेप में जो डिविजर होता है वो हमारा क्या है, एचसीएफ। तो लेकिन अभी आंसर नहीं आया, क्योंकि इसमें हमें 3 नंबर्स का एचसीएफ निकालना है। अब एचसीएफ ये आ गया ना, अब 40 को डिवाइड करके डायरेक्ट देख लेते हैं। तो 40 डायरेक्ट डिवाइड हो जाता है। 40 को सॉरी 40 से हम किसको डिवाइड करेंगे, 420 को। ठीक है, तो 40 से हम किसको डिवाइड करेंगे, 420 को। तो हमारा क्या है, देखो मैं यहाँ कर देता हूँ 420 को। तो 10 टाइम्स 40, 10 टाइम्स कितना आता है, 400। तो रिमाइंडर 20 आ गया। अब पहले में जो डिविजर था वो यहाँ डिविडेंड बन जाएगा, और 20 टाइम्स 2 क्या देता है, 40 आ गया, रिमाइंडर 0। तो रिमाइंडर 0 यानी एचसीएफ कौन है, 20। तो 120 और 320 का क्या है, एचसीएफ 40 भले है, लेकिन 40 और 120 का जो एचसीएफ है वो 20 है, इसलिए तीनों का एचसीएफ अगर देखें तो 20 होगा, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 20 होगा। ठीक है, 40 नहीं होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 20 होगा, क्योंकि 3 नंबर्स का निकालना था। तो इस तरह से पहले 2 नंबर का निकाल लो जो आया, फिर उससे डिवाइड करो तीसरे वाले नंबर को। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो वही डिविजर, वही हमारा क्या हो जाएगा, जो डिविजर था वही एचसीएफ हो जाएगा। 0 नहीं आता है तो फिर आगे बढ़ते जाओ, और लास्ट स्टेप में जो डिविजर होगा वो हमारा एचसीएफ होगा। ये हो गया। तो अब आते हैं एलसीएम पे। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ही क्यों पढ़ते हैं हम, एलसीएम ही क्यों पढ़ते हैं, हमें हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल क्यों नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल इनफाइनाइट हो सकता है। जैसे देखो, अगर मान लो मैं 2, 3 की बात करूं, तो 2 और 3 का जो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है वो क्या है, 6 है ना। 6 कॉमन मल्टीपल है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है, मल्टीपल तो है, 2 और 3 का मल्टीपल है ना 6। और कैसा मल्टीपल है, लोवेस्ट मल्टीपल है। इससे छोटा कोई ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जो 2 और 3 के टेबल में आता हो, या जो, समझ रहे हो, 6 और कोई छोटा है, 5। क्या 5 के टेबल में 2 आता है, तो क्या 5 मल्टीपल है 2 का, नहीं है। 3, क्या 5 मल्टीपल है 3 का, नहीं है। 4 मल्टीपल है 2 का, यस, लेकिन 4 क्या मल्टीपल है 3 का, नहीं है। ठीक है, तो सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल है, कॉमन मतलब क्या, दोनों के लिए, 2 और 3 का क्या है, 6 है। उसके बाद कौन है, तो 6 का ही कंटिन्यू करो, 12 है ना, फिर 18 है, फिर ऐसे करते करते क्या हो जाएगा, 24 है, बढ़ते जाएगा ना, और ये इन्फाइनाइट तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। तो इसीलिए लोवेस्ट की बात कर रहे हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल की, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल की बात नहीं करेंगे। क्यों हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल की बात नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि वो अनंत हो सकता है। किसी भी 2 नंबर या 2 से ज्यादा नंबर का, अगर 2 या किसी भी 2 नेचुरल नंबर या 2 से ज्यादा नेचुरल नंबर का, यहाँ पे तो केवल नंबर का यूज है ना, नेचुरल नंबर लिखा भी नहीं है। इन अदर वर्ड्स द एलसीएम ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज द लीस्ट नंबर विच कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली बाय ईच ऑफ द गिवन नंबर। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नेचुरल, हाँ नेचुरल नंबर यूज किया, देखो। ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा नेचुरल नंबर, द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नेचुरल नंबर इज द लीस्ट ऑफ देयर कॉमन मल्टीपल्स। इन अदर वर्ड्स एलसीएम ऑफ 2 और मोर नेचुरल numbers is the least number which can be divided exactly by the given number। तो ठीक है, हमें 6 क्या होता है, वो डिवाइड करता है 3 को, 6 को, 2 3 या 6 और 3 2 या 6।
तो समझ में आ रहा है हम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल की क्यों बात करते हैं, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑल इनफाइनाइट हो सकता है। उसी तरह एचसीएफ में हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करते थे, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर की बात नहीं करते थे, क्योंकि 2 या 2 से किसी भी ज्यादा नेचुरल नंबर का 2 या 2 से ज्यादा नेचुरल नंबर का जो लोवेस्ट कॉमन फैक्टर होगा तो 1 होगा ही, हमें पता ही है, इसलिए हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करते हैं। और जब इधर आते हैं मल्टीपल में तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल की बात करते हैं, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल वो इनफाइनाइट हो सकता है, अनंत हो सकता है, उसको आप कॉपी पर भी लिखोगे तो कॉपी छोटा पड़ जाएगा, क्योंकि वो बढ़ते जाएगा ना। आप देखो ना 6 का टेबल तो बढ़ते जाएगा, वो बढ़ते ही जाएगा, 66 ऐसे करके 120 और बढ़ते ही जाएगा। तो मल्टीपल्स तो बहुत है, 2 और 3 के बहुत सारे कॉमन मल्टीपल्स हैं, लेकिन जो सबसे छोटा है ना वो 6 ही है, तो वो हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं कि आप जैसे देखो 2, तो 2 6 या 12, तो यहाँ 6 रख दिए। आई होप कि आपको पता होगा इसमें क्या करते हैं। तो 2 6 या 12, रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये जो हमारा क्वोशंट है ना, इस क्वोशंट को यहाँ रखते हैं, ठीक है, ठीक है, इसको जो क्वोशंट है इसको यहाँ रखते हैं। फिर और उसके बाद फिर 2 3 या 6 3 3 ये करके फिर हम लोग जैसे 12 और 15 का अगर हमें एलसीएम चाहिए, वहाँ एक एचसीएफ निकाले थे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकालेंगे, क्यों? क्योंकि 12 और 15 क्या है, स्मॉल नंबर्स हैं, तो ऐसे में हम निकाल सकते हैं। तो 12 को क्या लिखेंगे, 4 इंटू 3 यानी 2 का स्क्वायर इंटू 3। यहाँ 4 इंटू 3 लिख के मत छोड़ देना, क्यों? क्योंकि 3 तो प्राइम नंबर है बट 4 प्राइम नंबर नहीं है। और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में जब भी किसी नंबर का हम लिखते हैं उसको, तो वो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिखते हैं ना। तो यहाँ तो 4 प्राइम नंबर नहीं है, इसीलिए 2 का स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि अब 2 क्या है, 2 तो प्राइम नंबर है। तो 2 इंटू 3 के पावर 15 क्या है, 3 इंटू 5। तो दोनों में अगर हमको एलसीएम निकालना हो तो हम क्या करेंगे, ठीक है, एलसीएम निकालने के लिए हम सभी नंबर्स का क्या करेंगे, जो भी फैक्टर्स है ना उनका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 का स्क्वायर, इसमें कॉमन नहीं देखना है, एचसीएफ में कॉमन देखना पड़ता था, लेकिन इसमें कॉमन नहीं। इस यहाँ 2 का स्क्वायर तो इसमें तो है, लेकिन क्या 15 में है 2 का स्क्वायर नहीं है। लेकिन फिर भी 2 का स्क्वायर लिखेंगे। 3 का इसमें है, 3 का इसमें भी है, तो चलो 3 का हाईएस्ट कॉम्पोनेंट, हाईएस्ट एक्सपोनेंट चाहिए, ठीक है। अगर कोई कॉमन भी आ रहा है ना, जैसे 3 कॉमन है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट, जैसे अगर मान लो किसी में 3 स्क्वायर रहता है और नीचे में 3 के पावर 1 होता है, तो किसको लेते हैं, 3 का स्क्वायर को लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ 3 का हाईएस्ट कितना चाहिए, 3 का पावर 1 ही है, और 5 ले लेंगे, कॉमन नहीं है फिर भी, तो कितना हो जाएगा, 5 या 15, 15 चौके 60। तो 60 एलसीएम है किसका, 12 और 15 का। जबकि एचसीएफ में केवल कॉमन लेते थे, याद है, लेकिन एलसीएम ऐसा नहीं है। अगर कॉमन नहीं है फिर भी रखिए, और अगर कॉमन है तो जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है ना उसको आपको रखना है। जैसे 12 और 40 का अगर हमको एलसीएम चाहिए, तो देखो 12 2 या 14, सॉरी 12 2 या 24, फिर 22 या 40, फिर से 2 से लगा, देखना है कि कौन से लग सकता है। 2 6 या 12, 2 10 या 20, फिर देखो 2 3 या 6, 2 5 जा क्या हो जाएगा 10, दिख रहा है। अब आगे तो नहीं करोगे ना, क्योंकि 3 और 5 क्या है, प्राइम नंबर है, तो जब भी प्राइम नंबर है तो फिर यूज होगा। अब आप सोचो कि नहीं, आप तो 3 से भी तो लगा सकते हो, तो 3 से लगाओ, तो 3 1 जा 3, और 5 तो जस्ट का तस ही रहेगा ना, और फिर यहाँ से 5 5 1 जा 5, तो क्या फायदा, आप 3 इंटू 5 तो अभी भी लिखा रहा, और यहाँ भी 3 इंटू 5 ही लिखा था, समझ रहे हैं। जरूरी नहीं कि 1 1 ही लाए, 1 1 तो लाते हैं हम लोग, बट जैसे ही प्राइम नंबर आया ना नीचे ना, अगर दोनों प्राइम नंबर नीचे आ गया तो वहां रुक जाना। अब देखो क्या लिखेंगे एलसीएम को, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, देख रहे हो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो क्या हो गया, 2 का क्यूब इंटू 3 इंटू 5। अब हम डायरेक्ट देख रहे हैं, दो नंबर का एलसीएम हम डायरेक्ट देख रहे हैं। यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन में हम कॉमन देख रहे थे, तो बार बार कॉमन देखना, सॉरी कॉमन नहीं बोल रहा हूँ, हम एलसीएम उसको जिस तरह से मैंने निकाला कि हाईएस्ट, अगर कोई कॉमन है फैक्टर, प्राइम फैक्टर, तो उसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट और बाकी जो कॉमन नहीं है उसको भी मल्टीप्लाई करते थे, तब एलसीएम निकालते थे। लेकिन अगर इस तरह से निकालोगे तो आसान पड़ रहा है ना, दो नंबर्स का डायरेक्ट निकल जाएगा। तो 12 और 24 और 40 का जो एलसीएम होगा वो 120 होगा। इसी तरह से आप होमवर्क बनाओ, कितना 12 और 16 का एलसीएम निकालो, ठीक है, और क्या करो 16 और 18 का निकालो, ठीक है, इस तरह से निकालते रहो एलसीएम, देखो क्या क्या आते रहता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब रिलेशनशिप क्या होता है एलसीएम और एचसीएफ में, तो दो नंबर का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ द एलसीएम एंड एलसीएफ, ठीक है।
जैसे देखो अगर मैं 6 और 8 को देख लूँ तो 6 और 8 का एलसीएम क्या होगा गाइस? तो 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8 है ना। अब इसमें आगे लिखने का जरूरत नहीं है, बट ठीक है 2 3 और 2, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा 6 और 8 का एलसीएम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 हो गया। तो यानी कि 2 का क्यूब इंटू 3 यानी 3 3 9, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 24, 24। तो 6 और 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 6 और 8 का एलसीएम 24। लेकिन इसका एनसीएफ निकालना हो तो क्या करेंगे? एनसीएफ निकालना हो तो एनसीएफ क्या, और इन दोनों का एनसीएफ क्या है गाइस बताओ? 2 है ना। देखो ना डिवीजन मेथड से 6 1 जा 6, 2 रिमाइंडर 0 आया नहीं, तो पहले जो डिविजर था वो डिविडेंड हो जाएगा और 2 3 या 6 होता है, ठीक है। और रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब 2 क्या है? एनसीएफ है किसका? 6 और 8 का। तो 6 और 8 का एलसीएम 24 है और दोनों का एनसीएफ क्या है? 2 है। अब देखो 6 और 8 ये दोनों को मल्टीप्लाई करो 48 देता है, और इनके एलसीएम और एनसीएफ को मल्टीप्लाई करो तो एलसीएम इन दोनों का क्या था? 24 और इन दोनों का एनसीएफ 2 था, तो इन दोनों का रिजल्ट क्या देगा? 48 आ रहा है। देखो तो इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन भी 48 है और इन दोनों नंबर्स का जो एलसीएम था और एनसीएफ था उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी 48 है। तो ये एक है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड जीसीडी, ठीक है। ए प्रोडक्ट इज डिविजिबल बाय टू फैक्टर्स देन इट इज आल्सो डिविजिबल बाय द प्रोडक्ट ऑफ दोस टू फैक्टर्स, देन इट इज आल्सो डिविजिबल बाय द प्रोडक्ट ऑफ, है ना। ये तो आसान सा बात है ना, प्रोडक्ट अगर दो फैक्टर से डिविजिबल है तो वो जो प्रोडक्ट है ना वो दोनों फैक्टर के प्रोडक्ट से डिविजिबल होगा। जैसे देखो 2 और 3 इज इक्वल टू 6 है, तो प्रोडक्ट 2 और 3 से डिविजिबल है, देख रहे हो। ये जो 6 है ये 2 से भी डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है, लेकिन क्या 6 3 इंटू 2 से डिविजिबल नहीं है? 3 इंटू 2 क्या होता है? 6 होता है, तो 6 से भी तो डिविजिबल है ना, ठीक है। मतलब ये तो थोड़ा आसान हो गया कि ये प्रोडक्ट इज डिविजिबल बाय टू फैक्टर देन इट इज आल्सो डिविजिबल बाय द प्रोडक्ट ऑफ दोस टू फैक्टर, ठीक है। तो एलसीएम, अब यहाँ से आप एग्जांपल सॉल्व करो। एलसीएम ऑफ टू नंबर इतना, एलसीएफ इज इतना, इफ वन नंबर इज इतना, देन फाइंड द अदर नंबर। तो मान लेते हैं दूसरा नंबर x है, मुझे नहीं पता, तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर क्या होता है? बराबर एलसीएम ऑफ दोज, एलसीएम ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर कितना है? 378 इंटू एलसीएफ ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर कितना है? 9। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन पढ़े हो 3789 अपॉन इधर जो मल्टीप्लाई में है एलएचएस में वो जाकर डिवाइड में हो जाता है, और 9 7 63 और ये 52 7 5 35 7 चौके 28, तो x इज इक्वल टू 54 हो जाएगा। यानी कि दूसरा नंबर कौन है? 54 है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 18 15 एंड 12। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है जो डिविजिबल हो इन तीनों से। तो जब भी ऐसा बात हो ना तो सबसे इसमें जो सबसे बड़ा है ना उसको चुनो। तो 18 सबसे बड़ा है इसमें तीनों में। अब 18 का टेबल देखने लगो तो 18 36, एक तरीका ये है 54 18 चौके 72 18 5 90 18 6 108 18 8 20 से, ठीक है। 126 सॉरी 18 8 126 है ना, 18 18 7 है ना, 18 7 18 8 144 18 180, ठीक है। तो जब 18 का मैंने टेबल देखा तो मैंने देखा कि 180 एक ऐसा नंबर है, ठीक है, जिसको 15 भी डिवाइड कर रहा है और 12 भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो 180 क्या होगा? स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो तीनों से डिविजिबल हो, ठीक है, क्योंकि 180 18 से डिविजिबल तो है ही, बाकी से पहले कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो 15 से भी डिविजिबल हो, 12 से भी। ये 12 से तो डिविजिबल है लेकिन 15 से नहीं, और बाकी ऐसा करके बाकी देख लो, ठीक है। ये 15 से तो डिविजिबल है 90, बट 12 से है क्या? नहीं है। इसी तरह सब देखते जाओ। तो 180 ही एक ऐसा सबसे पहला नंबर है जो 18 से तो डिविजिबल है ही, क्योंकि वो खुद 18 के ही टेबल में आता है, 15 से भी डिविजिबल है और 12 से भी डिविजिबल है। समझ में आ रहा है? तो एक तो ये तरीका हो गया कि तीनों में से जो भी नंबर मिले, दो या दो से ज्यादा,
नेचुरल नंबर, उनका बड़ा नंबर को चुनो और उसका टेबल देखते रहो और टेबल लिखते रहो और उसमें देखते रहो कि मैच कराते रहो कि वो डिविजिबल है कि नहीं। और दूसरा तरीका जो सबसे आसान है वो ये है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो तीनों का एलसीएम आप लोगे ना, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए ना ऐसे में, तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल लोगे तो भी 180 आएगा। ठीक है, करके देखना। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल देख रहे हो 12 को और यहाँ पर लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 आ जाएगा। तो 2 दूनी 4 और 3 3 9 और 5 जो 36 और 36 बचे और 25 की जीरो हाथ में डाल 3 5 या 15 और 3 180। ठीक है, ये चीज हो गया। ठीक है, और नहीं है अगर ऐसा प्रॉब्लम तो आप इस तरह से भी सीधे आप एलसीएम ले सकते हो और इसका सॉल्यूशन आप पा सकते हो। और डिविजिबिलिटी रूल में आते हैं तो डिविजिबिलिटी क्या होता है, कंसीडर टू नेचुरल व्हेन a is divided by b if remainder is 0 obtained then we say that a is divisible by b, है ना। अगर a डिवाइडेड बाई b क्या है, कुछ आता है ना, c देता है और इसका इसमें रिमाइंडर क्या है, 0 है ना। जैसे कि आप 6/2 करते हो तो डिविडेंड कितना आता है, 3 आता है, लेकिन रिमाइंडर तो 0 आता है ना, तो हम क्या कहते हैं कि 6 इज डिविजिबल बाई 2, 6 इज डिविजिबल बाई 2, ये लिखते हैं ना। उसी तरह से यहाँ क्या लिखेंगे कि अगर ए और बी कोई दो नेचुरल नंबर है और जब ए को डिवाइड किया जाता है बी से और रिमाइंडर 0 आता है ना, तो हम क्या लिखते हैं, ए इज डिविजिबल बाई 2। समझ में आया ना, डिविजिबिलिटी मतलब क्या होता है, डिविजिबल मतलब क्या होता है, ए डिविजिबल बाई बी। ठीक है, यहाँ भी ऐसा लिख सकते हैं। हमने एग्जाम्पल भी दिया। तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी हम देखते हैं तो आसानी से हम देखते तो 2 से कौन कौन नंबर ऐसा हो जो 2 से डिविजिबल, जिसके यूनिट प्लेस पे क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। ठीक है, यूनिट प्लेस पे जैसे कोई नंबर है, मान लो 1 2 3 7 9 8 9 8, मान लो ये बहुत बड़ा नंबर है और मुझे चेक करना है कि 2 से डिविजिबल है कि नहीं, तो ऑफकोर्स 2 से, क्यों, क्योंकि इसके लास्ट प्लेस पे क्या है, एक ऐसा नंबर है 8 है ना, और ऐसा कोई भी नंबर जिसके लास्ट प्लेस में यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 हो तो वो 2 से डिविजिबल होता है। बिना डिवाइड के ही पता लगा सकते हो। 3 से डिविजिबिलिटी करो तो जब भी कोई नंबर मिले ना, जैसे मान लो मुझे नहीं पता 2 1 4 3 5, क्या 3 से डिविजिबल है, तो क्या करना कि इस नंबर के सभी डिजिट्स को ऐड करना। तो 2 + 1 3, 3 + 2 + 1 + 4 + चलो लिख देता हूँ 3 + 5, 2 + 1 3 और 4 3 7 3 10 और 15, तो कितना देता है 15। ठीक है, इस नंबर के सभी डिजिट्स को मैंने ऐड किया और क्या आया, 15 आया। क्या 15 3 से डिवाइड होता है, यस, 3 5 जा 15 होता है, तो ये नंबर पक्का न पक्का 3 से भी डिविजिबल है। तो ये समझ में आ रहा है। 4 से तो लास्ट 2 डिजिट को देखना, जैसे 2 3 4 4, मुझे नहीं पता, मैं बिना ये क्या नंबर 4 से डिविजिबल है, ऑफ कोर्स यस है। मुझे कैसे पता चला, मैंने लास्ट 2 डिजिट यानी कि टेंस और यूनिट डिजिट को पकड़ा, तो लास्ट 2 डिजिट क्या है, 4 4 है। ठीक है, क्या 44 4 से डिविजिबल है, यस, 11 टाइम्स ना। ठीक है, 11 टाइम्स डिविजिबल है ना, 11 टाइम्स 4 कितना है, 44 आता है। तो मुझे पता चलेगा कि ये नंबर भी क्या है, 4 से डिविजिबल है। 5 से डिविजिबिलिटी तो कोई भी बड़ा नंबर हो उसके लास्ट में 0 5 लगा रहा है ना यूनिट प्लेस पे, जैसे 1 2 3 5 6 5, मुझे नहीं पता ये डिविजिबल है कि नहीं 5 से, लेकिन 5 है ना लास्ट में, तो इसका मतलब डिविजिबल है। उसी तरह लास्ट में 0 भी रहता ना फिर भी 5 से डिविजिबल होता है ऐसे नंबर्स। 6 से क्या डिविजिबिलिटी है, तो ऐसे नंबर्स जो 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होते हैं। जैसे देखो 12 क्या है, 2 से डिविजिबल है, 2 6 या 12, लेकिन 12 3 से भी डिविजिबल है, 3 4 या 12, इसका मतलब 12 पक्का ना पक्का 6 से डिविजिबल है। क्यों, ठीक है, और ऐसा इसलिए भी ऐसा होता है ना क्योंकि 2 3 या 6 खुद होता है। और ये प्रॉपर्टी भी हमने देखा कि अगर कोई प्रोडक्ट है और वो प्रोडक्ट दोनों नंबर से डिवाइड होता है, तो वो जो प्रोडक्ट होगा वो दोनों फैक्टर के, है ना। अगर कोई प्रोडक्ट है ना, दो नंबर का प्रोडक्ट है, तो जो प्रोडक्ट है वो इंडिविजुअली तो उस दोनों नंबर से डिवाइड होगा ही, उन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है ना उससे भी वो डिवाइड होता है। ठीक है,
8 से डिविजिंग, तो जिस तरह से लास्ट 3 डिजिट को, जिससे 15840, ठीक है, तो लास्ट थ्री डिजिट को देखो तो 840 है लास्ट 3 डिजिट। क्या 840 8 से डिविजिबल है? ऑफ कोर्स यस है ना? आप करके देखना, 105 आएगा, है ना, 105। तो ठीक है, 105 का टेबल पढ़ोगे 8 टाइम्स तो 840 आता है। तो क्या ये नंबर 15,848 से डिविजिबल है? यस। तो क्या करते हैं, लास्ट 3 डिजिट है 100, 10 से यूनिट प्लेस को देखते हैं और उसको नंबर, अगर वो नंबर डिविजिबल है ना, इफ द नंबर फॉर्म बाय लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट से जो नंबर फॉर्म होता है अगर वो डिविजिबल है 8 से, तो वो जो ओरिजिनल नंबर है, वो जो पहले नंबर है वो भी डिविजिबल है 8 से। तो इस तरह से और भी नंबर चाहिए। अब 9 से डिविजिबिलिटी, तो 9 से भी वही सेम डिविजिबिलिटी है जो 3 से है। जो भी नंबर मिले उनके डिजिट का सम कर लो। जैसे एक नंबर है 1,25,847, तो इनके डिजिट का सम कितना होगा, 1 + 2 + 5 + 8 + 4 + 7, कितना गया, 27। क्या 27 9 से डिविजिबल है? यस, 9 3 या 27। तो इसका मतलब ये जो नंबर है 1,25,847, ये भी 9 से डिविजिबल होगा, और बिना डिवाइड किए हम चेक कर सकते हैं। अब पता है ना डिविजिबिलिटी मतलब क्या होता है, कि अगर दो नेचुरल नंबर ए और बी है और ए को डिवाइड किया गया बी से और रिमाइंडर 0 आया, इसका मतलब ए इज डिविजिबल बाय बी। समझ में आ रहा? फिर अब 11 से डिविजिबिलिटी, तो डिविजिबिलिटी का क्या मतलब है कि सम ऑफ द डिजिट इन ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ द डिजिट इन इवन प्लेसेस। अगर वो 11 आता है या 0 भी आता है तो इसका मतलब वो नंबर 11 से क्या होगा, 0 होगा। फॉर एग्जाम्पल 9582540। अब गाइस देखो, पहले प्लेस पे कौन है हमारा, 1 है ना, दूसरे प्लेस पे कौन है, 5 है, तीसरे प्लेस पे कौन है, 8 है, चौथे प्लेस पे कौन है, 4 है, चौथे प्लेस पे कौन है, 2 है, पांचवें प्लेस पे कौन है, 5 है, छठे प्लेस पे कौन है, 4 है, सातवें प्लेस पे कौन है, ठीक है। ये नंबर है हमारा ओरिजिनल नंबर, और इसमें हम नंबरिंग करते हैं कि पहले प्लेस पे 9, दूसरे प्लेस पे 5, तीसरे प्लेस पे 8, तो चौथे प्लेस पे 2, पांचवें प्लेस पे 5। अब देखो ये प्लेस है, तो ये क्या है, 1 3 5 और 7, ये क्या है, ऑड है ना, ऑड। और 2 4 6 ये क्या है, इवन है, ठीक है, इवन है, ठीक है, इवन है। तो ऑड प्लेसेस पे कौन कौन है गाइस, 1 3 और 5 पे कौन कौन नंबर है, 9 है, 3 पे कौन है, 8 है, और 5 पे कौन है, खुद 5 है। तो इनका सम कितना हो गया, 9 8 17 22 ना। और इवन प्लेस 2 4 और 6 है, तो 2 पर कौन कौन सा नंबर है, इस नंबर का कौन सा डिजिट है, 5 है। 4 पे कौन सा डिजिट है इस नंबर का, 2 है। और 6 पे कौन सा नंबर है, 6 4 है ना। 6 छठे पे कौन सा है, छठा एक इवन प्लेस है ना, तो इस पे कौन सा इसका डिजिट है, 4 है। तो 5 5 2 7 4 11, ठीक है। तो 22 आ गया। सम ऑफ द डिजिट ऑन इन ऑड प्लेसेस कितना है, 22 है इस नंबर का, और सम ऑफ द डिजिट्स इन इवन प्लेसेस कितना है, 11 है। अब दोनों का डिफरेंस कितना है, 22 - 11 11 है। और 11 क्या है, 11 से डिवाइड होता है, यस, 11 1 जा 11 होता है। इसका मतलब ये नंबर भी, ये जो इतना बड़ा नंबर दिख रहा है ना, ये भी 11 से डिवाइड होगा, बिना डिवाइड किए हम बता सकते हैं। 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट थोड़ा सा मुश्किल है, बट ठीक है, याद रखना। तो यहाँ तक ये चैप्टर समाप्त होता है। अभी VSATQ, SATQ और कंसेप्ट वेरिफिकेशन बचा हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि आप VSATQ बना के आना प्लीज, ठीक है। जैसे द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 12, तो द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 12 कितना, 8 होगा ना। आप करके देखो, 1 2 4 6 8 12 और 24, 1 2 3 4 5 6 7। एक और कौन है, हाँ 3 छूट गया ना, 3। तो ये आठों क्या है, 12 के क्या है, फैक्टर्स है, मल्टीपल्स नहीं है, फैक्टर्स है। तो कितने फैक्टर्स हो गए 24 के, 8 हो गए, काउंट कर लो। द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट मल्टीपल ऑफ 8, तो 8 का सबसे ग्रेटेस्ट 2 डिजिट मल्टीपल क्या है गाइस, तो गाइस सबसे ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या है, 99 है ना। 99 क्या है, सबसे ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर है। और 99 को अगर 8 से डिवाइड करोगे तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, ये क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 3 आ गया रिमाइंडर। अब रिमाइंडर जितना आया उसको 99 में से घटा दो तो कितना आ जाएगा, 96। तो हमारा क्या आ जाएगा,
96 क्या है, सबसे ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर है जो मल्टीपल है 8 का, क्योंकि 97 क्या 8 के टेबल में आता है? 97 क्या मल्टीपल है 8 का? नहीं। 98 मल्टीपल है 8 का? नहीं। 99 मल्टीपल है 8 का? नहीं। लेकिन 96 है मल्टीपल, है ना 8 का। 95 है मल्टीपल 8 का? नहीं। 94 है? नहीं। 96 से पहले कौन है 8 का मल्टीपल? तो इधर 6 उधर 2, 88 है ना। लेकिन 88 तो स्मॉल हमारा ग्रेटेस्ट नहीं है ना 2 डिजिट नंबर जो मल्टीपल है 8 का। उसके बाद 96 भी तो है, तो इसलिए 96 ग्रेटेस्ट 2 डिजिट मल्टीपल है। उससे पहले भी मल्टीपल है 8 के, 88 है, 80 है, लेकिन हमको ग्रेटेस्ट खोज रहा है ना। ठीक है। और बाकी तो फिर 99 के बाद फिर हम जाएंगे तो फिर 100 के बाद चला जाएगा, लेकिन हमको तो 2 डिजिट मल्टीपल है ना, 2 डिजिट का खोजना है। ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर कितना होता है? 99। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कितना है? 10। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है? 999। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है? 100। ठीक है, ये सब तो पता है ना। ठीक है, तो इस तरह से VSAT क्यों जरूर करना। ठीक है, बहुत ज्यादा भारी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइम नंबर। तो गाइस प्राइम नंबर इसमें तो साफ दिख रहा है 97, है ना। लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर तो 97 ही था ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्फेनिक नंबर। तो स्फेनिक नंबर में एग्जैक्टली 3 प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट जो होता है ना, वो स्फेनिक नंबर कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोजिट नंबर। तो दो से ज्यादा फैक्टर जिनका होता है जिस नेचुरल नंबर का, वो क्या है? कंपोजिट नंबर होता है। तो उसको भी देखना। तो इस तरह से मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए, डिफिनेशंस करवाए, HCF, LCM। ठीक है। कंपोजिट नंबर, द नेचुरल नंबर विच हैव composite numbers, the natural number which have more than 2 factors are called composite numbers। काफी सारे टर्मिनोलॉजी कराएं। और the number of common multiples of 6 and 5 is the number of common multiples। ठीक है, common multiples, the least common multiple of 2 co-prime। तो ये तो 1 ही होगा। ठीक है, द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अच्छा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है तो उनका प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट होगा। द ग्रेटेस्ट, द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ द, इसका भी निकालो। द ग्रेटेस्ट पेयर ऑफ ट्विन, ये भी हो जाएगा। करना जरूर करना है सबको। विच द फॉलोइंग डिजिटलिटी टेस्ट आ गया ना 9 का 8 का, ये भी करो। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैव LCM 144। ठीक है, इसको जरूर करना। फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी हम लोग आएंगे और फिर कंसेप्ट एप्लीकेशन आएगा। तो VSAT को जरूर करना। आंसर की भी दिया हुआ है। ठीक है, सो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे अहेड।